हेलो दोस्तों, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें अब तक हमने पढ़ लिया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपको पता ही होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये डिसोल्यूशन होता किस तरीके से है, इसके क्या प्रोसेस हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम अब तक पढ़ चुके हैं। इसमें हम ये भी पढ़ चुके हैं कि डिसोल्यूशन में इनके अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है। हमने लास्ट वीडियो में न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पढ़ लिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी पढ़ लिया है कि इनकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है। अब हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, या जिसे हम रिजर्व भी कहते हैं, तो इसकी ट्रांजैक्शन, इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, या एक्यूमुलेटेड रिजर्व जो है वो क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि हम जो प्रॉफिट फर्म जो है अर्न करती है, उसमें से वो प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन फर्म क्या करती है, उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है वो एज ए रिज़र्व इकट्ठा करती रहती है। पीछे हमने एडमिशन में भी क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें एक एडजस्टमेंट आई थी कि उस प्रॉफिट में से 20% जो है जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र होगा। तो वैसे ही प्रॉफिट कंपनी क्या करती है कि अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या कंटिजेंसी के लिए कुछ फंड्स को ब्लॉक करके रखती है, एज ए रिज़र्व रखती है कि किसी कंटिजेंसी में या बिजनेस एक्सपेंशन में उसका उपयोग कर सकें। तो ये वही प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट का एक पार्ट जो इकट्ठा होता रहता है, उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिज़र्व। ठीक है, जब पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो वो जो रिज़र्व पड़ा हुआ है उसका क्या करें, वो किसके खाते में जाएगा। तो वो जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स का है, ओल्ड पार्टनर्स का, जो रिटायरिंग पार्टनर हो रहा है उसका भी, क्योंकि वो जो प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने वो उस दौरान किया जब वो रिटायरिंग पार्टनर कंपनी का, फर्म का पार्टनर था। ठीक है, तो इसलिए ये उस प्रॉफिट एंड लॉस पे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पे और रिज़र्व पे उस पार्टनर का भी अधिकार होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस पार्टनर को जो रिटायर हो रहा है उसको भी उसमें हिस्सा देते हैं, और ये रिज़र्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ एक लाइन की एंट्री है, वो एक एडिशनल एंट्री हमें समझनी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो वो हमें पता हुआ होना चाहिए। देखिए, पहला केस एक ये हो सकता है कि ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यहाँ पर प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किस में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ये क्या एंट्री हो जाएगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट। ऑल पार्टनर मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, दूसरा, ये प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे हो सकता है लॉस भी हो। ठीक है, उसे भी समझते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस होता है कि मान लीजिए कंपनी जो को, फर्म को बहुत टाइम से लॉस होता आ रहा है, प्रॉफिट तो है हम बांट देंगे, लेकिन लॉस को क्या करेंगे, लॉस भी तो बंटना चाहिए। तो क्या करते हैं, लॉस बांटते नहीं है, वो इसे एक्यूमुलेट करते रहते हैं कि जैसे कभी प्रॉफिट होगा तो उससे हम पूरा एक साथ सेट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर जो लॉस है वो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब प्रॉफिट, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो प्रॉफिट लेके जा रहा है, तो लॉस कौन जाएगा, तो लॉस भी तो रिटायरिंग पार्टनर लेके जाएगा, क्योंकि ये लॉस भी तो उसी के दौरान हुए थे जब वो पार्टनर था। तो ये लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बस ये जो है ना, ये प्रॉफिट की एंट्री, इसकी जस्ट रिवर्सल एंट्री यहाँ पे कर देंगे। ये क्या हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, वहाँ क्रेडिट हुआ था, यहाँ डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। ठीक है, बस ये है दो एंट्रीज, एक प्रॉफिट के लिए, एक लॉस के लिए। ठीक है, तो ये हमें समझना था। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर।
देखिए जब हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपनी जो बैलेंस अमाउंट बचा है वो लेके जाएगा। बैलेंस में क्या क्या लेके जाएगा, वो कैपिटल लेके जाएगा, प्रॉफिट जो हुआ है वो लेके जाएगा, लॉस है तो लॉस लेके जाएगा, गुडविल है तो गुडविल लेके जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जोड़ के टोटल करके जो भी उसका ड्यू होता है वो हम पे कर देते हैं। अब पे करने के भी कई तरीके हो सकते हैं। देखिए एक तो तरीका ये है कि जितना आया हमने उसे कैश दिया और ख़त्म हो गई बात। दूसरा ये हो सकता है कि दूसरा ये हो सकता है कि भाई जो फर्म है उसके पास इतना पैसा नहीं है, इतना कैश अवेलेबल नहीं है कि वो उसे पे कर सके, तो उसे कहते हैं कि भाई ऐसा है कि जो तुम्हारा पैसा है उसे तुम लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो क्या करेंगे कि उसका जो पैसा है उसे हम अब लोन में डाल देंगे और लोन पे उसे इंटरेस्ट की पेमेंट करते रहेंगे और जैसे जैसे पैसा आएगा फर्म के पास वो उसे रीपे करती रहेगी और जो भी टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हो उसके बाद। ठीक है, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम उसे पार्शियल कैश दे दें, कुछ पोर्शन है कैश दे दें और जो कुछ पार्शियल बच गया है उसे हम लोन में कन्वर्ट कर दें और उसे लोन पे इंटरेस्ट देते रहें। ठीक है, फिर ये भी हो सकता है कि भाई हम कहेंगे देखो ऐसा है कि फर्म का तो इतना पैसा है नहीं, तुम इंस्टॉलमेंट में ले लो। ठीक है, हम उसे इंस्टॉलमेंट में पे करें कि भाई 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे या 10 इंस्टॉलमेंट में देंगे और उसके ऊपर हम उसे इंटरेस्ट देते रहें। ठीक है, तो इस तरीके से 4-5 कंडीशंस हो सकती हैं, तो जिससे कि हम उसे अपने रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला केस लेते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर पेड इन कैश, यानी कि हमने जो भी पैसा था उसे जितना ड्यू था उसका वो सारा कैश में पे कर दिया। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बहुत सिंपल है एंट्री। रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इसे बैंक भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैश लिखिए या बैंक लिखिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। भाई कैश है हमारे पास, पूरा पैसा है, हमने उठाया उसे पे कर दिया, तो ये पेमेंट, ये जो है पेमेंट की एंट्री हो गई, सिंपल सी। दूसरा केस लेते हैं कि उसे हम लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर दें। दूसरा केस हो सकता है कि रिटायरिंग पार्टनर्स होल अमाउंट ट्रीटेड एज लोन, यानी कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को कोई पैसा नहीं दिया और हमने कहा कि भाई ऐसा है कि कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, फर्म पे नहीं कर सकती, तो तुम अपना जितना भी पैसा है उसको लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब लोन पे उसे बाद में हम इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो लोन में जो ट्रांसफ़र करेंगे उसका पैसा उसकी एंट्री कर देंगे इस यहाँ पे। तो क्या होगी एंट्री, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, तो हो गया रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो यहाँ तो रिटायरिंग पार्टनर वर्ड यूज़ किया है क्योंकि रिटायर कौन हो रहा है हमें नहीं पता, तो एक जनरल एंट्री है ये। तो वहाँ पर जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सेकंड एंट्री हो गई जब हम उसका पूरा लोन अकाउंट जो है वो हम कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा केस हो सकता है कि आधा हमने कैश दिया, आधा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो पार्शियल कैश, ठीक है, और पार्शियल लोन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, कैश दिया था, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लोन दिया। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों चीज़ें आ रही हैं, कैश भी है लोन भी है, तो ये दोनों एंट्रीज कंबाइन करके लिख देंगे। तो कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश पे कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, बैंक या कैश, कुछ भी लिख सकते हैं,
दोनों एक ही बात है। टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, इन दोनों को मिला के आ गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरे में क्या हो सकता है कि हम कहते हैं कि भाई हम तुम्हें इंस्टॉलमेंट में देंगे। ठीक है, कि जो पैसा है तुम्हें देना है हम 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे या साल भर में देंगे। इस तरीके से कोई भी टर्म कंडीशन हो सकती है जहाँ पर कि हम उसे बोलें कि हम उसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया व्हेन लोन अकाउंट सेटल्ड बाय पेइंग इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। जब इंस्टॉलमेंट में देंगे तो एक तो उसे प्रिंसिपल मिलेगा, ठीक है ना, जितना पैसा था वो, प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 2 चीज़ें मिलेंगी उसे इसमें। अब जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा उसकी एंट्री क्या होगी, ये 2 एंट्री होगी इसमें। एक तो इंटरेस्ट की देंगे हम उसे, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक तो ये पे होगा उसे। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या हो गई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, मैं आज शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, ये तो इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, पेमेंट की, यानी कि प्रिंसिपल जो पे करेंगे हम उसका, जो उसका एक्चुअल पैसा था जो पे होना था उसकी एंट्री क्या होगी। तो ये हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है ना, जो पेमेंट की बैंक और कैश की वो एंट्री हो जाएगी। ये तो पेमेंट की एंट्री सब जगह सेम है, बस एक ये एंट्री जो है इंटरेस्ट वाली हमने और की है, जो हम इसे इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो इससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन लेते हैं कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर। ठीक है, और बी रिटायर्ड, बी जो है रिटायर हो गया। अब बी के जो ड्यूज थे, यानी कि टोटल उसे जो पेमेंट होना है सेटलमेंट का, वो होना है लेट सपोज 60,000। ठीक है, इतना हमें उसे पे करना है। अब हम कहते हैं कि भाई ऐसा है कि फर्म के पास पैसा नहीं है, तो हम तुम्हें इंस्टॉलमेंट में देंगे, 4 इंस्टॉलमेंट में तुम्हें तुम्हारा पैसा हम वापस कर देंगे, और उस पर इंटरेस्ट देंगे 12% के रेट से। ठीक है, तो पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट और जो इंटरेस्ट देंगे हम, इंटरेस्ट एट द रेट 12%। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, बी का लोन अकाउंट बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बी का लोन अकाउंट बनाएंगे। तो ये परफॉर्मा है और आपको इसी तरीके से बनाना है एग्ज़ाम में, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बीज लोन अकाउंट हो गया, डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट, और सेम क्रेडिट साइड में भी। ठीक है, चलिए देखिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या कहा है कि 4 साल में उसे पेमेंट करनी है। तो फर्स्ट ईयर पहले लेते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या है, बीज कैपिटल अकाउंट। इसका कैपिटल अकाउंट कितना था, 60,000 है। अब उसे इंटरेस्ट हमें पे कितना करना है, 12%। तो 60,000 को हम 1 साल तक पूरा यूज़ कर रहे हैं, तो 60,000 पे 12% के रेट से इंटरेस्ट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7,200
तो टोटल कितना हो गया 67,200। ठीक है, अब इसे पे करेंगे हम। यहाँ पर आ गया ये 67,200। अब पे कैसे करेंगे? एक तो बैंक पे करेंगे, बैंक से क्या पे करेंगे? देखो 60,000 पे करने हैं तो 60,000 को 4 इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो 60,000 की 4 इंस्टॉलमेंट क्या होंगी? 15,000 की 4 इंस्टॉलमेंट होंगी ना, प्लस उस पर हमें इंटरेस्ट भी तो पे करना है। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 7,200। तो ये दोनों चीज़ें पे होंगी, तो टोटल कितना पे करेंगे उसे 22,200। ठीक है, जो बैलेंस बच जाएगा वो मेरा बैलेंस सीडी हो जाएगा। ठीक है, उसका जो पैसा मेरे पास और बच गया, कितना बच गया 45,000। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो 45,000 हैं ये मेरा क्या हो जाएगा बीडी हो जाएगा। तो सेकंड ईयर की जो अमाउंट हो गई मेरी बीडी वो कितनी हो गई 45,000। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 45,000 पे कैलकुलेट करेंगे 12% के रेट से। तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट करिए 5,400। तो टोटल कितना आ गया 50,400। ठीक है, अब टोटल इसका कितना हो गया 50,400। अब हमें पे क्या करना है सेकंड ईयर में उसे बाय बैंक। एक तो 15,000 की इंस्टॉलमेंट जानी है इसकी, और उस पर इंटरेस्ट कितना जाना है 5,400 का। तो टोटल कितना पे होगा 20,400। तो बैलेंस क्या आ गया 30,000। ठीक है, अब ये मेरा थर्ड ईयर में क्या बन जाएगा बीडी। थर्ड ईयर बैलेंस बीडी इज़ 30,000। ठीक है, फिर इंटरेस्ट 30,000 पे एक साल का कितना आएगा 3,600। तो टोटल कितना हो गया ये 33,600। अब यहाँ पर 33,000 टोटल आ गया 33,600। अब थर्ड ईयर में मैं उसे पे क्या करूँगा बाय बैंक। 15,000 तो मुझे पे करने ही हैं इंस्टॉलमेंट के। ठीक है, प्लस 3,600 क्या पे करूँगा इंटरेस्ट पे करूँगा। तो कितना हो गया 18,600। अब बैलेंस क्या बच गया उसका 15,000। ठीक है ना। अब ये फोर्थ ईयर में क्या बन जाएगा इसका ओपनिंग। फोर्थ ईयर बीडी क्या हो गया 15,000। अब इस पे इंटरेस्ट भी देना है मुझे, अभी पे नहीं हुआ ना पूरा, अभी तो ये बचा 15,000 जो बचा है वो पूरे साल यूज़ होगा और पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कितना हो गया 1,800। तो ये हो गया 16,800। ये हो गया 16,800। अब मुझे पे क्या करना है उसे फोर्थ ईयर में बैंक। देखो 15,000 तो मेरी इंस्टॉलमेंट जाएगी और इंटरेस्ट जो इस पे है वो पे करना पड़ेगा मुझे। तो टोटल कितना हो गया 16,800। अब देखिए 16,800 तो बैलेंस मेरा कुछ भी नहीं बचा और इस तरीके से 4 साल में उसको पेमेंट हो गई और ये अकाउंट ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कि पेमेंट जब करनी है इंस्टॉलमेंट में तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट का तो यही रहेगा, कैश में तो एक एंट्री करनी है आपको। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सारी दिक्कत यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में होगी। इंस्टॉलमेंट उसका लोन अकाउंट जो बन जाएगा तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, उस पर इंटरेस्ट कैसे होगी। तो इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ के केस में जहाँ पर हम उसको फुल पेमेंट नहीं कर रहे, उसका अकाउंट लोन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी तरीके से आपको उसका लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है।